नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड मोबाइल रिपेयरिंग में। आज आप जानेंगे MI Y1 लाइट या फिर MI 5A में चार्जिंग की समस्या को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, कैसे फिक्स करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जो इसकी समस्या है वो किस तरह की और क्या है। और देखिए, जैसे ही मैंने चार्जर को यहाँ पे प्लग इन किया और प्लग इन करते ही आप मीटर पे देख पा रहे हैं हमारा 2 नंबर का सॉकेट है और 0.20 एम्पियर ले रहा है, करंट कंज्यूम कर रहा है चार्जिंग के समय, और चार्जिंग का सिंबल हमारे फ़ोन पे बन के आ रहा है। पर जब भी हम इस सेट को ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद चार्जिंग लगाते हैं, प्लग इन करते हैं, तो क्या दिखाता है, क्या कंडीशन आती है, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले ऑन होता है हमारा फ़ोन, और आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को लास्ट तक और पूरा ज़रूर देखें दोस्तों। इसमें बहुत कुछ हमने बहुत अच्छे से और बहुत जानकारी के साथ इन्हें डिटेल में बताने की कोशिश की है, और आप ज़रूर समझ जाएंगे कि इसका सेक्शन जो है हमारा चार्जिंग का किस तरह से वर्क करता है। और 5A और Y1 में सेम आईसी है और सेम तरीके का सर्किट है, इस वजह से मैंने दोनों के बारे में आपको बताया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हमारा फ़ोन जो है अभी बूट हो रहा है, और जैसे ही बूट हो जाएगा आपको हम दिखाएंगे कि देखिए, बूट होते ही जैसे ही ये ऑन होने की कंडीशन में आया, यहाँ पे देखिए करंट जो है 0.20 एम्पियर था, अभी 0.60 एम्पियर हो चुका है। तो दोस्तों, ये चार्ज हो रहा है, यानी कि फ़ोन तो चार्ज हो रहा है ऑन पे, पर इंडिकेशन नहीं दे रहा है चार्जिंग का कोई भी। यानी बैटरी पे जो चार्जिंग का इंडिकेटर होता है, जो इंडिकेट करता है कि हाँ बैटरी चार्ज हो रही है, वो नहीं कर रहा। ये देखिए, नहीं कर रहा यहाँ पे कुछ भी, पर फ़ोन तो चार्ज हो रहा है, इंटरनली फ़ोन चार्ज हो रहा है, पर ये हमारा चार्जिंग शो नहीं कर रहा है। तो अब इस तरह की समस्या को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे फिक्स करेंगे। ये एक टेढ़ी समस्या है और आसानी से सॉल्व होने वाली समस्या नहीं है दोस्तों, जितना आसान आप समझ रहे हैं। और हाँ, जिसने कभी किया होगा उसके लिए आसान है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे फॉल्ट्स में फंस जाते हैं और उसे सॉल्व नहीं कर पाते। और काफ़ी लोगों से जो है, काफ़ी लोगों ने हमसे जो है सवाल भी किए हुए थे इस टॉपिक पे। एक दो लोग हैं जिन्होंने हमसे जानकारी ली, तो मैंने बोला कि अभी ऐसा कोई जो फॉल्ट है हमने सॉल्व नहीं किया, फिक्स नहीं किया, पर जो है जब भी आएगा तो ज़रूर हम सॉल्व करके आपको देंगे। तो ये आया है और अब इसे हमें सॉल्व करके देना है। देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा ही रहा था कि ऑन पे जब भी हम चार्जर निकाल कर दोबारा से प्लग इन करते हैं तो एक बार हमारा डिस्प्ले पे चार्जिंग शो करता है, पर बैटरी पे नहीं शो करता, बैटरी पे चार्जिंग नहीं शो करता। वन टाइम जो है डिस्प्ले पे स्क्रीन लॉक पे शो करता है, बट बैटरी इंडिकेशन नहीं है वहाँ पे। बैटरी पे जो चार्जिंग का इंडिकेटर होता है अपना, वो शो करता है कि हाँ फ़ोन चार्ज हो रहा है, वो चीज़ नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। तो अब इसी समस्या को हमें फिक्स करना है और सॉल्व करना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार फिर से कि आप इस वीडियो को लास्ट तक और पूरा देखें, और बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पे हमने आपको देने की कोशिश की है, और बहुत ही डीप लेवल पे जाके और आपको समझाने की भी कोशिश की है कि किस तरह से इसका जो चार्जिंग इंडिकेशन का सिस्टम है वो वर्क करता है, और चार्जिंग का काम कौन आईसी और किस तरह से करती है, कौन सी सप्लाई इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी चीज़ें मैं आपको यहाँ इस वीडियो में बताऊँगा, और कुछ चीज़ें और भी हैं जो मैं इस वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करना चाहूँगा या बांटना चाहूँगा, या कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। तो फिलहाल दोस्तों, ये फ़ोन मेरे लिए एक चैलेंजिंग टास्क था, जिसकी वजह से इस पर मैंने काफ़ी मेहनत की और काफ़ी समय भी दिया, क्योंकि हमें इस फॉल्ट को सॉल्व करके आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाना था। और ये हमारा एक उद्देश्य था इस जो है फॉल्ट को सॉल्व करने का, कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बना के देना है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं हमने काम क्या किया हुआ है। यहाँ पे चार्जिंग यूआई और चार्जिंग पट्टी को रिप्लेस कर दिया है, चेंज कर दिया, फिर भी समस्या सॉल्व नहीं हुई। ये हमारा कनेक्टर है, इसको भी चेंज कर दिया। ये आईसी, इसको भी चेंज कर दिया। ये हमारा बैटरी परसेंटेज का आईसी, इसको भी रिप्लेस कर दिया। तो अब इसके बाद तो कुछ बचा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ मैंने और क्या क्या रिप्लेस कर दिया। तो इसके बाद ये पावर बचता है, मैंने इसको भी रिप्लेस कर दिया, फिर भी नहीं सॉल्व हुआ, तो हमने सीपीयू को भी रिप्लेस कर दिया। यानी सीपीयू और एमएमसी का पेयर चेंज होता है एक साथ, आप एक एक नहीं चेंज कर सकते, इसलिए मैंने इन दोनों को चेंज कर दिया। अब हमारे फ़ोन पे कुछ भी ऐसा नहीं बचा हुआ है, कोई भी ऐसी आईसी नहीं है जो इस फॉल्ट के लिए जिम्मेदार हो सकती है। तब भी ये हमारी समस्या सॉल्व नहीं हुई। तो क्यों नहीं हुई, चलिए देखते हैं कि ये समस्या हमारी क्यों नहीं सॉल्व हुई।
तो हम आपको सबसे पहले माइक्रोस्कोप पे ले चलते हैं और इस समस्या के बारे में कुछ चीज़ें और बताएंगे। तो एक बार मैं आपको माइक्रोस्कोप पे फिर से बता रहा हूँ, ये आईसी हमने रिप्लेस कर ली, ये हमारी बैटरी परसेंटेज की है और ये हमारा चार्जिंग कनेक्टर है, इसको भी हमने चेंज कर लिया। यहाँ पर हमारे टच के कुछ कंपोनेंट मिस थे और जिसकी वजह से हमारा टच भी वर्क नहीं कर रहा था, तो टच वर्क करने लगा है कनेक्टर को रिप्लेस करने के बाद, और कनेक्टर हमने रिप्लेस कर लिया। फिर जाके हमारी जो समस्या आती है चार्जिंग स्टोर होने की यानी चार्ज ना होने की, तो ये आईसी और कॉइल दोनों हमने रिप्लेस कर लिए यहाँ पे। और जो आईसी लगी है BQ25601 लगी हुई यहाँ पे दोस्तों। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखाना चाहूँगा इस बोर्ड की, क्योंकि ये सेट हमारा जो था वाटर डैमेज था और कहीं से रिटर्न था, कहीं से वापस था, किसी ने रिपेयर किया हुआ था, देखा हुआ था। तो वाटर डैमेज का प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर भी। ये देखिए, ये हमारा नेटवर्क का आईसी है और यहाँ पर भी कुछ सप्लाई ब्रेक्ड हैं, निकल चुकी हैं। तो अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि इस पर मैंने कितना काम किया हुआ है और कितना समय दिया हुआ है, कितनी मेहनत की हुई है। तो मैंने सीपीयू को क्यों चेंज किया उसका भी मैं रीज़न यहाँ पे आपको बता देता हूँ, कारण क्या था। देखिए दोस्तों, जो सीपीयू चेंज किया उसमें डी प्लस और डी माइनस जो हमारा यूएसबी का होता है वो सीधे सीपीयू में जाता है। जब भी वो सप्लाई नहीं होगा तो आपका फ़ोन जो है ऑफ पे चार्ज होगा और ऑन पे चार्ज नहीं होगा। तो इस कंडीशन में मैंने पहले भी सॉल्व किए हुए थे सेट, तो जिसकी वजह से मुझे लगा कि हो सकता है उससे प्रॉब्लम हो हमारा। तो इसके कारणवश यानी इस रीज़न की वजह से हमने सीपीयू को रिप्लेस किया हुआ, और कोई कारण नहीं था। तो अब आपको हम ले चलते हैं एक और फॉल्ट की तरफ जो हमें लगा कि हो सकता है। अभी तो ये पहला रीज़न था कि मैंने सीपीयू को चेंज किया, तो क्यों किया या उसका क्या रीज़न था। तो अभी दूसरा रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ कि एक चीज़ और मुझे ऐसी लगी जब मैंने इसको माइक्रोस्कोप पे देखा, अपने बोर्ड को पीसीबी को अच्छे से चेक किया। और ये वीडियो तो मैं बाद में बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, जब भी मुझे लगा कि ये फॉल्ट क्लियर हो सकता है तब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। और मैं आपको रिपेयर करके नहीं दिखा रहा हूँ, मतलब रिपेयर पहले मैंने नहीं किया, रिपेयर लाइव करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि नहीं मैंने पहले रिपेयर कर लिया, फॉल्ट को सॉल्व कर लिया, उसके बाद आपको दिखा रहा हूँ। हालांकि समय मेरा वेस्ट हुआ है, काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ है। देखिए यहाँ पे मुझे जो डाउट हुआ थोड़ा सा इस एरिया में, इस सेक्शन में जो दो रजिस्टर हैं, मुझे लगा ऐसा कि इन दो रजिस्टर की वजह से शायद हमारी चार्जिंग नहीं हो रही। तो आगे वीडियो में भी देखते हैं कि क्या ऐसा है कि इन दो रजिस्टर की वजह से हमारी चार्जिंग नहीं हो रही है, या फिर क्या ये रजिस्टर कहीं से जिम्मेदार हैं। तो उसकी भी हम टेस्टिंग करेंगे, ट्रेसिंग करेंगे और देखेंगे और समझेंगे कि क्या ये रजिस्टर उसके लिए जिम्मेदार हैं, अगर हैं तो किस तरह से, या क्या वर्क है इनका, तो कैसे ये वर्क करेंगे जो हमारा चार्जिंग इनसे इफेक्ट हो जाए या चार्जिंग शो ना करे। तो फिलहाल दोस्तों ये देखिए, जब भी मैंने यहाँ पे कार्बन दिखा, जब माइक्रोस्कोप पे देखा तो मैंने लगा कि इसे ड्राई सोल्ड करना चाहिए, ड्राई सोल्डिंग की समस्या है यहाँ पे। तो स्क्रैच करने के लिए जब भी ब्लेड लगाई तो ये देखिए निकल गया। तो अब हम इसको स्क्रैच करने के बाद ड्राई सोल्डिंग करेंगे। ड्राई सोल्डिंग करने के बाद जो है हम आपको बताएंगे या दिखाएंगे कि इससे क्या हमारी समस्या सॉल्व होती भी है या नहीं होती है, या इसका कोई रिलेशन है भी चार्जिंग से या नहीं है, ये भी हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। और यहाँ पर कौन सी सप्लाई आती है और कितने वोल्टेज यहाँ पे आते हैं इस कंपोनेंट पे, ये भी हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो आपको वीडियो को लास्ट तक और पूरा अच्छे से देखना है, कहीं भी स्किप या फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना है। वीडियो हालांकि लंबा होने वाला है, लेकिन आपको जानकारी भी अच्छी और बेहतर मिलने वाली है, जो आपको कहीं भी किसी भी चैनल पर या यूट्यूबर के थ्रू अभी तक नहीं मिली होगी, जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ। तो जब भी मैं इसको ड्राई सोल्ड कर रहा था रजिस्टर को, यानी सोल्डिंग के लिए अप्लाई कर रहा था सोल्डर, तो मैंने जब देखा स्कोप पे, माइक्रोस्कोप पे, कि इसकी जो एक लेग है वो गायब हो चुकी है, मतलब कि ये एक तरफ से ही कनेक्ट होगा, दूसरी तरफ से कनेक्ट नहीं हो सकता अब। तो अब इसे हमें रिप्लेस करना होगा, चेंज करना होगा। तो हमें सेम वैल्यू का या सेम रजिस्टर चाहिए, तो या तो आप सेम सेट से निकाल कर लगा सकते हैं, या फिर आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए कि क्या है। तो वैल्यू मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसकी जो वैल्यू है वही लगभग 10K के आसपास की है। यानी 10K का मतलब जब भी आप मीटर को अपने
20K या 200K पे रखेंगे और दोनों प्रॉप से किसी रजिस्टर की वैल्यू चेक करेंगे, जहाँ पे आपको 10K की वैल्यू 10 आ जाए तो आप समझ जाना कि ये रजिस्टर आपका यहाँ पे लग जाएगा। तो मैंने स्क्रैप से जो है 10K की वैल्यू का दूसरा रजिस्टर यहाँ पे निकाल लिया है और इस रजिस्टर को अब हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, लगाना है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ पर मैं माइक्रोस्कोप पे काम कर रहा हूँ और मुझे थोड़ी सी समस्या हो रही। अब आप पूछ रहे होंगे कि माइक्रोस्कोप पे काम करने में आपको समस्या क्यों हो रही? क्योंकि मैं अभी तक उस चीज़ का हैबिचुअल नहीं हूँ, उसका आदी नहीं हूँ माइक्रोस्कोप का, और अभी तक मैं बिना माइक्रोस्कोप के ही काम कर रहा था। और ये माइक्रोस्कोप हमने सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए लिया हुआ है, ताकि आप लोग जो वीडियो में कमेंट करते थे कि वीडियो को और थोड़ा जूम करिए या फिर उसे पास से बनाइए, आपका कैमरा अच्छा नहीं, जो भी है, तो सिर्फ़ और सिर्फ इस पर्पज़ से लिया हुआ है। और कैमरा जो हमारा है इसका माइक्रोस्कोप का, वो थोड़ा सा ओल्ड है, पुराना है, जिसकी वजह से थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी आपको हो सकता है बेहतर न मिलती हो, पर फिर भी आपका काम अभी चल रहा है, मैं उसको भी चेंज कर लूँगा फ़िलहाल। अभी यहाँ पे इसको मैंने ड्राई सोल्ड किया हुआ है और ड्राई सोल्डिंग करने के बाद हम यहाँ पे जो है सप्लाई वगैरह भी फिर से चेक करेंगे कि इसकी जो कनेक्शंस हैं कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, और जो है इसका जो वोल्टेज है कहाँ से आता है, कहाँ इसका जो इनपुट है और कहाँ इसका आउटपुट है, वो सारी चीज़ें भी आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। और कुछ चीज़ें हम आपसे कहना चाहेंगे दोस्तों कि अभी एक ट्रेंड चल रहा है, पूरा ट्रेंड ही कहेंगे उसे, कि एमएमसी लेवल का कोर्स, यानी कि एमएमसी लेवल के कोर्स के नाम पे लोग लूट रहे हैं स्टूडेंट्स को, और वहाँ जाने के बाद जो बच्चा रिटर्न आता है उसे कुछ भी नहीं आता और वो कुछ भी नहीं कर पाता। अधिकतर सेट फिर भी वो रिटर्न कर रहा होता, वो सिर्फ इस चक्कर में जाता है वहाँ पे कि जब वहाँ से हम रिटर्न आएंगे तो हमारे सभी सेट जो है रिपेयर होंगे और हम आसानी से अपने फ़ोन्स को रिपेयर कर पाएंगे। पर ऐसी जो चीज़ें हैं, उसकी सोच है, वो सच नहीं होती, वो एक तरीके से गलत सोच होती है उसकी, और वो बेवजह इन सब चीज़ों से परेशान होता है और वहाँ पर जाने के बाद भी उसका कोई निराकरण नहीं निकलता। मतलब वहाँ जाने के बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका सलूशन ना उनके पास है, यानी जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं उनके पास है, ना ही कहीं अभी अवेलेबल है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी चक्कर में लूट रहे हैं लोगों को। तो मैं उसका भी कुछ समय बाद जो है आपको बताने वाला हूँ कि उसमें क्या है, और हमने काफ़ी कुछ जो है चीज़ें हैं जिन पे काफ़ी कुछ जानकारी इकट्ठा कर ली है और काफ़ी कुछ प्रयास किए हुए हैं। और आखिरकार हम लोग जब एमएमसी लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या आती है कि हमें एमएमसी और सीपीयू दोनों एक साथ चेंज करना होता है, तो उसका कोई निवारण नहीं मिल रहा है जो 100% वर्किंग हो, और यूट्यूब पर बहुत से वीडियो मिलते हैं पर वो काम नहीं करते। तो ये हमारा चार्जिंग का वोल्टेज है जो कि इस कैपेसिटर पर आता है, जो हमने अभी आपको दिखाया, और इसके बाद ये आईसी में इन होता है। आईसी से इन होने के बाद हमारा ये चार्जिंग आउटपुट निकलता है फिर से 5 वोल्ट इस कैपेसिटर पे जाता है, और इस कैपेसिटर से हमारा जो रजिस्टर था इस रजिस्टर पर आता है, जो हमारी पिन कार्बन की वजह से निकल चुकी थी या ड्राई सोल्ड हो चुकी थी उस पिन पे, यानी उस रजिस्टर की पिन पे 5 वोल्ट आता है यहाँ पे, जो हमारी कार्बन से निकल चुकी थी। और उसके बाद आउटपुट होता है दूसरे सिरे पे रजिस्टर के, और वो रजिस्टर फिर से एक रजिस्टर पे जाता है, और वो रजिस्टर ग्राउंड है जिस पे जाता है, और यहाँ से जो सप्लाई निकलती है वो सीधे इस आईसी में जाती है, जो कि एक ईएन का काम करती है, ईएन सिग्नल का काम करती है। और जो एक मामूली वोल्टेज होता है लगभग 1 वोल्ट से 1.5 वोल्ट के आसपास, इस वोल्टेज को मैंने मीटर से मेजर नहीं किया था इस सेट पे ऑन करके, इसलिए मैं एक्यूरेसी के साथ नहीं बता सकता, पर हाँ 1 से 1.5 वोल्ट के ऊपर सप्लाई ये नहीं होगी, ये मुझे पता है, ये सियोरिटी है। कभी भी आप चाहें तो किसी भी दूसरे सेट पे चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों ये था इसका चार्जिंग का फंडा, कि आपका 5 वोल्ट आईसी में इन होता है, फिर 5 वोल्ट आउट होता है कैपेसिटर के थ्रू, फिर उस कैपेसिटर के थ्रू हमारा रजिस्टर पे जाता है, रजिस्टर से फिर आउट होता है 5 वोल्ट, फिर वहाँ से जो आउट होता है आउटपुट वोल्टेज एक वीडीआर रजिस्टर के थ्रू रेगुलेट होता है, और वो रेगुलेट होने के बाद हमारा आईसी को इन होता है। यहाँ पे एक जो ग्राउंड से रजिस्टर लगी है वो एक वीडीआर रजिस्टर है, यानी वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, तो वो रेगुलेट करती है जो फिक्स वोल्टेज है
1 वोल्ट या 1.5 वोल्ट के आसपास ही होगा। वो फिर सीधे से हमारी BQIC BQ25601 पे जाती है और फिर हमारा फ़ोन जो है चार्जिंग इंडिकेट करता है। यानी वो वोल्टेज अगर हमें नहीं मिलेगा तो हमारा फ़ोन जो चार्जिंग इंडिकेट नहीं करेगा, जो कि समस्या हमारे इस बोर्ड पे थी दोस्तों। तो इसे हमने अब सॉल्व कर लिया है और अब चलिए देखते हैं कि ये सॉल्व हुई भी है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो चार्जिंग करंट है वो अभी प्रॉपर ले रहा है। हमने यहाँ पे 6 नंबर की पिन से जो है फ़ोन को चार्जिंग पे कनेक्ट किया हुआ है और वो प्रॉपर काम कर रहा है। 1.30 एम्पियर करंट ले रहा है चार्जिंग पे। तो अभी हम इस सेट को ऑफ की कंडीशन में भी चेक करेंगे और हमारा फ़ोन ऑफ की कंडीशन में चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा ये भी आपको दिखाएंगे, वो आप देखते जाइए। तो अभी मैं जो बात कर रहा था MMC ट्रेनिंग के नाम पर लोगों को ठगना और लूटना, ये गलत है दोस्तों। और MMC में ऐसा कुछ भी नहीं, आप YouTube पर फ्री में सारा कुछ सीख सकते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो लोग रिवील नहीं करना चाहते, जो बताना ही नहीं चाहते, जिनको ट्रेनिंग दे तो रहे हैं वो ट्रेनिंग में भी नहीं बता रहे हैं। MMC का कुछ ऐसा काम है जो लोग कहीं भी नहीं बता रहे, कुछ ऐसे फॉल्ट्स हैं जो लोग YouTube पर भी बता रहे हैं कि MMC खराब है, ये करप्ट है, ये सही नहीं होगी, लेकिन ऐसा है ही नहीं। ऐसा क्यों नहीं है दोस्तों? अगर आपका सैमसंग का MMC है और वो किसी तरह से करप्टनेस दिखा रहा है या कुछ भी एरर आ रहा है तो वो रिपेयर हो सकता है, जो यूट्यूब पर बताए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, CID मिसिंग दिखा रहा है, CID एरर दिखा रहा है, या फिर MMC में भी डैमेज लिख के आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है। अगर आपका सैमसंग का MMC है तो इस तरह की समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं। और इस तरह के जो भी एरर आ रहे हैं वो सैमसंग की ही IC पर आ रहे हैं, अदर किसी IC पर नहीं आ रहे। अदर IC की कंडीशन ये होती है कि उसकी कनेक्टिविटी लॉस हो जाती है, वो कनेक्ट होना बंद हो जाती है और वो कुछ भी फिर शो नहीं करती। पर सैमसंग में ऐसे फॉल्ट्स बहुत आ रहे हैं इस समय। और वो किस वजह से आ रहे हैं? जो हमारे लेटेस्ट टूल्स हैं, एंड्रॉयड टूल्स या अनलॉकिंग टूल्स, उनके थ्रू जब भी हम फ्लैशिंग अनलॉकिंग या कुछ भी करते हैं तो ये एरर्स हमारी MMC के ऊपर काम करने की वजह से आ रहे हैं। और उन्हें फिक्स करने का, उन्हें सॉल्व करने का भी तरीका है, पर कुछ चीज़ें हैं अभी जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, कुछ टूल्स की कमी है और कुछ फर्मवेयर फाइल्स की कमी है, जिसकी वजह से हम अपने फ़ोन्स को या अपनी MMC को रिपेयर कर सकते हैं आसानी से। उन पर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, लाने वाला हूँ। काफ़ी कुछ मेहनत करने के बाद सारी जानकारी इकट्ठा हो चुकी मेरे पास, पर कुछ फाइल्स का जो है प्रॉब्लम है जो मेरे पास नहीं है। और आने वाले समय में मैं आपको जैसे ही मुझे फाइल्स मिल जाती हैं तो मैं MMC रिप्लेस करके, बिना CPU रिप्लेस किए MMC को रिप्लेस करके दिखाऊंगा। और किसी भी मॉडल में आप रिप्लेस कर सकते हैं, आसानी से चेंज कर सकते हैं, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। तो दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा इसके बारे में आप ज़रूर बताएं और आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे टिक कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप उन वीडियो से भी कुछ ना कुछ सीख सकें और जानकारी ले सकें। और बाकी आपको जो आने वाले नेक्स्ट वीडियोस पे जो है, किसी भी वीडियो पे जो है, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं उन टॉपिक पर वीडियो बनाने की भी कोशिश करूँगा।